नमस्कार। मैं हितेंद्र भदौलिया और आपके सामने आज आया हूँ तीन बड़े मेहमानों को लेकर जो कोरोना की जंग पहली ही लहर में जीत चुके हैं। तीनों के तीनों ऐसे लोग हैं जिनको अशोकनगर शहर बहुत अच्छी तरह से जानता है, उनकी अलग अलग प्रतिभाओं और विधाओं के कारण। हमारे बीच में जो मेहमान है, मैं उनका आपसे परिचय और तारुफ करा देता हूँ कि श्याम कनौआ जी बैठे हैं, टोपी लगाए। श्याम कनौआ जी जो है लॉयंस क्लब के अध्यक्ष हैं। पिछली बार जब कोरोना की महामारी ने जो पैर पसारे थे, तो जो सेलिब्रिटी पॉजिटिव बने थे उनमें से एक ये थे। और बड़े उत्साह उस समय इन्होंने पूरे केंद्र में जो आइसोलेशन केंद्र बनाया था वहां पर एक उत्सव जैसा माहौल बनाया था। और सक्रियता कहिए या लोगों के बीच में जीवटता का बड़ा उदाहरण पेश किया था, इसलिए वो आज हमारे बीच में है। विनोद शर्मा जी अशोकनगर के मानद विद्वानों में से हैं और कोरोना को सपत्नीक झेला है इन्होंने। लंबा समय उन्होंने वहां बिताया है और बिताने के साथ बड़े अच्छे अनुभव भी हैं। उसको लगातार फेसबुक और दूसरी चीजों पर लिखते रहे और आज इस शहर को कुछ नया बताने के लिए आए हैं। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ सब इंजीनियर साहब हरिओम राजौरिया जी हैं। हरिओम राजौरिया जी और विचित्र स्थिति के व्यक्ति हैं, इसलिए इनका चयन किया है कि एक सीजन में 2 बार जो है कोरोना पॉजिटिव होने का रिकॉर्ड इनके नाम है। गिने चुने लोग हैं जो दो दो बार पॉजिटिव हुए हैं और दूसरी बार तो बहुत विषम परिस्थितियों में पॉजिटिव हुए थे, जब एक्सीडेंट हो चुका था इनका पूरे परिवार के साथ में और उनके बीच में ये खुद पॉजिटिव हो गए थे, नोवेल हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो इन तीनों का चयन करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह का प्रतिवात्मक या किसी भी तरह की नकारात्मक चीज की जगह या व्यवस्थाओं पर जो है तंज कसने की जगह मैं इन लोगों को इस वजह से आपके साथ में लाया हूं कि इन्होंने कोरोना से जंग जीती है और जंग जीती है पूरे अपने आत्मविश्वास के दम पर। बहुत ज्यादा स्वाभाविक तौर पर जो सक्रियता है उसके कारण और पूरी तरह सकारात्मक रहे, चीजों को बहुत गंभीरता से झेला है, उनके प्रति जो है सहज रहे। जो बात है कि कोरोना के पॉजिटिव होना एक बड़ी बात नहीं है, मगर उसको कैसे निभाओगे, कैसे पॉजिटिव होने के बाद चीजों को आप मैनेज करोगे, वो सब देखने के लिए और बताने के लिए हमारे बीच में है। तो शुरुआत करता हूँ हरिओम भाई साहब से। हरिओम भाई साहब, आपके दोनों बार के अनुभव बता दीजिए और किस तरह से आपके अनुभव रहे। फिर मैं अलग अलग तरह के सवाल भी करूंगा, अभी आपके अनुभवों पे है, इसके बाद फिर दूसरा सवाल होगा। जी हरिओम जी, आवाज खुल रही है। मैं राजपुर गया था हेलीपैड बनवाने के लिए। मुख्यमंत्री जी आने वाले थे उस समय राजपुर में। तो वहां से लौटते समय मेरे को भयानक बेचैनी हुई थी और रात भर नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक नया तरह का अनुभव फील कर रहा हूँ। फिर मैंने डॉक्टर डी के जैन साहब को दिखाया दूसरे दिन। ना तो मुझे बुखार था, ना जुकाम था, ना खांसी थी, सिर्फ बेचैनी थी। और उसके बाद उन्होंने मेरे को टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट किया और मैंने जब सरकारी अस्पताल में टेस्ट करवाया तो 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया तुम पॉजिटिव। तो उस समय जब ये सुनना कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ कोरोना, वो एक बहुत बड़ा झटका जी था। उसके बाद मैं ये जो तुलसी सरोवर के पास जो कोरोना सेंटर बनाया है उसमें 7 दिन के लिए भर्ती रहा। उस समय जब मैं पहुंचा था तो ये श्याम कनुआ जी विदा ले रहे थे, उस समय वहां से वो ठीक हो गए थे और उनके ऊपर मतलब फूल आपके बरसाए जा रहे सीनियर थे। सीनियर थे वहां पे। हाँ, आपके उनके ऊपर सीनियर थे फूल वो। बरसाए जा रहे थे और ये इनका भाषण मैंने सुना था उस दिन। तो थोड़ा सा उत्साह बना था कि जी यहाँ कोई उस तरह का एक तनाव की तरह से हमने नहीं लिया। मतलब पहले वाला जो कोरोना था उसमें मैंने कोई तनाव फील नहीं किया। बीच में एक बार खांसी जी जरूर मेरे को हुई थी, लेकिन मैं 5-6 दिन रहा उसमें सेंटर में जब तक मेरा टेस्ट जी। हुआ और मैं फिर नेगेटिव आया। उस दरमियान मैंने डायरी भी लिखी थी और एक बहुत बड़ी व्यवसायिक पत्रिका दुनिया इन दिनों उनने वो पूरी डायरी छापी है। तो मैंने 5 दिनों में मतलब ये बात भी लिखी थी कि इतना अच्छा कोरोना सेंटर अशोकनगर एक्चुअली मैं का है। आपको इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने उस समय आपकी डायरियां पढ़ी थी, आपके रोज के फेसबुक के जो है कमेंट भी पढ़े थे, उन पे किए भी थे। तो आप हाँ बड़े नहीं, जिंदा मुझे दिल लोग थे। वहाँ का जो काम करने का ढंग लोगों का और उस समय जो व्यवस्थाएं थी अशोकनगर की और उनकी जी मैंने कई बार आलोचना भले ही सुनी थी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और मैंने ये जी भी जी। सोचा था कि जो चीज अच्छी है मतलब उसका आलोचना, जब हम। आप जब तक बाहर थे तब तक आपको आलोचनात्मक हाँ रवैया दिख रहा नहीं, था, पर लेकिन अंदर मैंने जाके उसके आपको बाद चीजें। वो जो कर्मचारी जी थे उनका मैंने बारे में भी लिखा और मैंने सारी बातें बहुत अच्छे से उसमें कोट की थी और उनसे हजारों लोगों ने प्रेरणा ली थी। मतलब उन उस डायरी जी। को उस समय फेसबुक पे ही लाखों लोगों ने पढ़ा था, कई लोगों ने शेयर किया अच्छा, था। फिर दो बहुत बड़ी पोस्टें थी और वो लोगों ने बड़ा हाँ अप्रिशिएट भी किया था। अच्छा, हाँ दूसरे बार फिर की आपकी जो कहानी थी वो तो और भी दूसरा विषम थी दूसरी जो है। दूसरी दूसरी बार जब मेरे को हुआ तो मैंने मेरे को महसूस ही नहीं था कि मेरे को कोरोना हो सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और फ्रैक्चर हॉस्पिटल में जब मैं भर्ती हुआ तो उन्होंने कहा कि हम कोरोना टेस्ट करने के बाद ही तुम्हारी कोई इलाज आगे चलाएंगे। तो पहले कोरोना जी टेस्ट किया तो
मेरी पत्नी और लड़की जो थी सत्यभामा, वो तो नेगेटिव आई, लेकिन मैं पॉजिटिव आया। तो फिर मेरे को जी दूसरे अस्पताल में उन्होंने ये जो नोबेल हॉस्पिटल है वहाँ भर्ती रखा 6 दिन। और वहाँ जो मेरे पैर के ऊपर 2 ईंटें लटकी हुई थी, मतलब 10-11 किलो जी का वजन लटका था, और मेरी हड्डी टूटी हुई थी जांग की। तो उस समय जी जो हड्डी की जो तकलीफ थी, उस जी तकलीफ के नीचे कोरोना की तकलीफ दब गई थी। तो मुझे हड्डी की तकलीफ महसूस हुई कोरोना, तो ये लगता था कि भैया कोरोना से भले ही मर जाए, लेकिन ये हड्डी का दर्द चला जाए। कट रही तो है, उसमें मैंने कुछ ना लिखने की स्थिति में था मैं, बात कर रही ना है। बोलने की स्थिति में जी था, और वहाँ उस समय स्थिति ये थी कि किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। वो दिन में एक बार जो एक नंबर उनके पास था मेरे भतीजे का, उससे बात करवाते थे। उसके अलावा फिर मैं नेगेटिव आया 6वें दिन जब उन्होंने टेस्ट लिया, तो फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। इस तरह से दूसरा जी अनुभव मेरा बहुत तकलीफ दे था। और वहाँ जी जो इलाज की प्रक्रिया थी, वो नहीं सवेरे 4 बजे से इलाज शुरू हो जाता था। वो एक्सरे लेते थे, ब्लड टेस्ट सब लेके शाम तक चलते ही रहता था इलाज। और वो नहीं बहुत सघन। बेहद पेचीदगी और बड़ी तकलीफ बड़ी चीजें थी। आप हम समझ सकते हैं कि आप एक एक्सीडेंट में हो, न केवल खुद के बल्कि अपनी पत्नी और बेटे की साथ में एक्सीडेंट में थे, तो स्वाभाविक तौर पर चीजें बड़ी खराब रही होंगी। हमारे साथ में विनोद शर्मा जी भी हैं। विनोद शर्मा जी तो सपत्निक गए थे जो है कोरोना वार्ड में जो है। तो विनोद भाई साहब, जरा आप अपनी कहानी बता दीजिए और लोगों को बताइए जरा कि कोरोना कोई बड़ा बम जैसा नहीं है, कोई ऐसा राक्षस नहीं है जो आप पर हावी हो जाए तो फिर हम पर हावी होता ही रहे। तो जरा इससे जो पार पाने की आपकी कहानी रही थी वो जानना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे तो कोरोना में ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं, केवल बुखार आया थोड़ा सा। और उसके बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, उसके 4-5 दिन बाद मेरी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से फिर जो है पूरे जी घर की जब रिपोर्ट कराई गई, तब दूसरी बार में पॉजिटिव आया। जो पहली रिपोर्ट मेरी गलत थी। तो मुझे तो उसके तुरंत बाद क्या है कि मेरी पत्नी के साथ मैं हॉस्पिटल चला गया वहाँ आईसीयू वार्ड में। क्योंकि जी मेरी पत्नी जी मतलब क्रोनिक शुगर पेशेंट है, 3 बार उसको इंसुलिन लगती है। और ये बताया गया था कि शुगर के पेशेंट को बहुत समस्या रहती है। तो लगातार डीके जैन साहब से मतलब हर घंटे लगभग फोन पर बात करना और ये वो, और बहुत गंभीर स्थिति उसकी बनी। और अंत में वो मतलब वो बेहतर होके और फिर घर आई। लगभग 3 महीने उसकी रिकवरी में लगे। तो उस समय पूरे वार्ड में लोगों का मैंने जो जो लोग भर्ती थे उनके लोग उनके पास नहीं थे, उनका काम करना ये वो सब मैंने किया। और जबकि मैं उस समय शायद मतलब नेगेटिव अब फिर नहीं रहा था, उसके बावजूद मैं पूरे वार्ड में रहा, कोई ऐसी समस्या नहीं रही। तो मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जो बीमारी है इसको हमारे शहर के जो डॉक्टर समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, डीके जैन साहब हैं, सुदीप सर हैं, तो वे और बड़े डॉक्टर जो वीडियो डाल रहे हैं इसके लगातार जी इसके बारे में हमें एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इसमें जानकारी ही सबसे ज्यादा मुख्य है। और जो मैं लोग इसीलिए विदा हो इसीलिए रहे हैं इसीलिए देखिए उसमें विनोद बहुत जी, हद मैं तक इस इसीलिए एक बात। मिनट आपको रोक रहा हूँ। इसीलिए मैं आप जैसे लोगों को लेकर आया हूँ क्योंकि आपने उसको बहुत नजदीकी समझा है। आप वैसे ही समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखते रहते हैं, अपनी जो चीजें रखते रहते हैं। तो आप खुद उससे दो चार होकर आए हैं, तो आपकी बातें बहुत प्रासंगिक भी है और प्रमाणिक भी है। इसलिए आपका चयन किया गया। मैं इन सब बातों पर आपसे दोबारा आऊंगा। अभी अनुभव देख रहा था। अब श्याम कनौआ जी हमारे साथ में। कनौआ जी से ये पूछना चाहूंगा, जब वो गए थे, देखिए टेक्निकल रूप से उनका जैसे ही नंबर आया वो चले गए, कोई तकलीफ रही होगी। चलिए हरिओम भाई साहब, आपसे आ रहे हैं। 1 मिनट हमका इंतजार कर ही लेते हैं अगर वो तुरंत में जुड़ पा रहे हैं। इसलिए में क्या है कि नया सॉफ्टवेयर है और अभी पहली पहली बार में आप सब लोग जुड़े हैं, तो शुरू शुरू में तकलीफें हो सकती हैं। तो इन चीजों को लेकर कट रही है आवाज। कनौआ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही भाई साहब, कट रही है आवाज। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपके अनुभव जानना चाह रहा हूँ। जैसे हरिओम भाई साहब ने बताया कि आप जब विदा हो रहे थे तो आप पर फूल बरस रहे थे, तो किस तरह का माहौल रहा था और आपने उसको कैसे जो है एक उत्सव का माहौल बनाया था वहां पर? भाई साहब जी, एक्चुअली क्या है, मैं जब मेरे को फीवर वगैरह जो आया था, जी मैं 15 दिन फीवर में था। उसके बाद फिर टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव आया। फिर कोविड सेंटर से जो मुझे फोन आया कि आप पॉजिटिव हैं, जी और उसके बाद फिर आपको गाड़ी लेने भेज रहे हैं। तो मेरे बालक ने बोला कि नहीं डैडी, गाड़ी नहीं बुलाइए, जी आप खुद जाइए। तो मैं टैक्सी बुला के फिर मैं वहां खुद पहुंचा था। उसके बाद वहां पर जो माहौल देखा,
काफी जी लोग बाग डरे हुए थे जी और एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रह रहे थे। मेरे कुछ अपने भी थे वहां पर, लेकिन उन्होंने मेरा हम्म। बहुत सहयोग किया। मैं पहुंचा, मुझे पास में बिस्तर की व्यवस्था की। तो रात तो जैसे तैसे बीती, लेकिन सुबह से फिर हमने माहौल बनाना वहां चालू कर दिया था, क्योंकि अकेले रहना है, खुद का काम करना है, योगा भी करना है, खाना भी खाना है, और आपका गर्म पानी भी खुद करके पीना है, कपड़े भी जी धोना है, अपने बर्तन भी मांजना है। तो इस सबको हमने उत्साह के रूप में लिया। और जो नए नए पेशेंट आ म- रहे थे, जी उनको है ना, हमने एक अच्छा माहौल दिया। एक नया लड़का कहीं चंदेरी से आया, वो पास में था, तो वो दिन भर रोया। तो हमने देखा ये रो रहा है, तो हमने उसको है ना उत्साह दिया, उसका पास में बेड लगवाया। तो काफी लोग वहां भयभीत होके आते थे, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से वो सब काम जी बहुत अच्छा हुआ वहाँ। नहीं, आप जब पहुंचे कोविड सेंटर में तब के हालात में और आप जब लौटे तो बहुत अंतर आया था। रोज भजन कीर्तन आपके दौरान हुए हैं, कई सारे दूसरे सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं। कोविड के काम करने वाले लोगों को आपने अप्रिशिएट किया, सम्मानित किया, ये सब चीजें भी आपके दौर में हुई थी। तो ये नए प्रयोग एक उस जग में जब कोरोना बिल्कुल नई चीज थी और लोगों के लिए जानलेवा बताया जा रहा था, और उस समय इस तरह की जो है बहुत हाई लेवल की सकारात्मकता, ये कहाँ से पैदा हुई आपके बीच में? ये चूंकि मैं लाइंस अध्यक्ष हूं अभी वर्तमान में, और जब जी मैंने लाइंस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया तो कोरोना काल चालू हो चुका था। तो हमारा जो मतलब आपको पहला साप्ताहिक प्रोजेक्ट, जी जी पहला जो बोलते रहिए। साप्ताहिक हमारा प्रोजेक्ट था, तो वो कोरोना साप्ताहिक प्रोजेक्ट हमने चालू किया था। उनने 7 जी दिन जागरूकता अभियान चलाया, और उसी हम्म, जागरूकता अभियान के 7 दिन पूर्ण करने के बाद ही मैं अस्वस्थ हो गया था। और वहां पर पहुंचा, तो फिर हमने वहां भी पॉजिटिवली सकारात्मक ऊर्जा लाए। वहां पर हमने पौधारोपण भी किया। शाम को जी हम एंजॉय भी करते थे, कुछ गाना वगैरह भी लगा के जी एंजॉय भी करते थे, एक दूसरे से वार्तालाप भी करते थे। ये हम्म, सब चीजें वहां पर चलती रही। और इसी के साथ में मेरे परिवार के मेरा छोटा भाई और छोटे भाई की बहू दोनों भी जी पॉजिटिव आ चुके थे। तो वो भी उसी कोविड सेंटर में फिर उनको मैंने बुला लिया था। देखिए, आप भी अगर देख रहे हैं तो ठीक है, मैं भी इसमें कमेंट देख रहा हूँ। कनौगा जी, आपके लिए एक कमेंट आया, बड़ा अच्छा था, जो टोपी लगाए बैठे हैं बिल्कुल अमित शाह जैसे लग रहे हैं। तो आपकी जी तुलना जी की गई है। हंसते मुस्कुराते रहिए। जी पर कुछ और कमेंट भी आ रहे हैं, मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं, अगर इनसे आप कुछ जानना चाह रहे हैं या इनसे कुछ समझना चाह रहे हैं तो कमेंट करते रहिए, हम अपने सवाल इनके पास रखेंगे। हरिओम भाई साहब, एक सवाल यहाँ आया है नीरज जैन तारई का। वो पूछ रहे हैं कि लोगों को सर्दी जुकाम की ज्यादा दिक्कत हो रही थी गाँवों में खासकर, तो इस बारे में, क्योंकि आप कोविड से निकल के आए हैं, कायदे से तो डॉक्टरों को देना चाहिए इसका जवाब, मगर आप क्या समझते हैं ये चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं? क्योंकि तो आप वहां रहे हैं, वहां लोग तो इसी तरह के आते रहे होंगे। हरिओम ऐसा क्यों आवाज? कुछ भी हो, टेस्ट करवाओ। जी अगर जी कुछ भी मतलब सर्दी खांसी किस तरह की है, उसकी पहचान तो तभी होगी ना जब टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट करवाने में तो अगर नेगेटिव आ जाता तो कोई परेशानी नहीं। तो टेस्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव है और टेस्ट नहीं करवाते तो वो तकलीफ आपकी बढ़ती आएगी और वो एकदम जो मतलब उससे खतरे के निशान तक पहुंच जाएगी। इसलिए जरूरी है कि जैसे ही कोई आपको उस तरह के लक्षण जान पड़ते हैं तो आपको तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। और आज भी मैं ये देख रहा हूँ कि कई लोग बचते हैं। हमारे एक साथी असुनर में अभी इनकी डेथ हुई, रामचंद्र गोस्वामी, जो जिनको मैंने पढ़ाया था, तो उनके बारे में मैंने जी सुना, तो वो बहुत दिनों तक बचते रहे इस चीज से कि मैं टेस्ट न करवाऊं। और अंततः ये हो गया कि उनकी फेफड़ों में संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर वो खतरे के निशान से ऊपर चले गए थे और फिर वो मतलब बचा नहीं पाया उनको। तो ये चीजें ना आ पाए, इसलिए सजगता जी और सावधानी, ये दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं इसमें कोरोना में। मतलब एक तो सजग रहे हम उसके बिन, प्रति और सावधान रहे। विनोद भाई साहब, आप अपनी जो बात कह रहे थे कि चाहे वो डीके जैन साहब हो या सुदीप डॉक्टर साहब हो या और डॉक्टरों के जो मोटिवेशनल वीडियो आ रहे हैं, आप लोगों ने उन सब चीजों को झेला है। अब आपको ये लगाइए कि दवाई देने का मामला हो, चाहे इलाज करने का जो मसला हो, हमारे यहाँ प्रोफेशनली तरीके से ये सब चीजों पर अभी भी काम करने की गुंजाइश बनी हुई है। अब आप ये हमको बता सकते हैं क्या कि ऐसी स्थितियों में एक सामान्य समझ वाले व्यक्ति को दरअसल करना क्या चाहिए? मेरा ये मतलब है कि ये बीमारी सबके लिए नहीं है, चाहे डॉक्टर हो चाहे लोग हों।
डॉक्टर क्या है, उसको बारीकी से समझते हैं, उसकी टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं। पर कि ये दोनों जांचें, जो आरटीपीसीआर और जो दूसरी वाली जांच है, उनकी भी सीमाएं हैं कि उनमें व्यक्ति नेगेटिव आ जाता है और 70% तक उनकी स्थिति ऐसी है कि वे सही बताती हैं, गलत भी हो सकती हैं। तो यदि यदि आपकी जांच 3 दिन बाद 4 दिन बाद आएगी और इस बीच में आपको निमोनिया का हमला यदि जोर से हो जाता है तो आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि कुछ जांचें ऐसी हैं जो डीके जैन साहब और ये डॉक्टर के अग्रवाल और सुदीप जैन साहब ये लगातार इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि ये सीआरपी और डी डायमर 2 टेस्ट हैं, ये करवा रहे हैं कि जैसे ही आदमी का यदि टेस्ट निगेटिव आ जाता है, उसके बावजूद भी उसे की तबीयत खराब बनी हुई है, तो उसका यदि सीआरपी लेवल 10 से ऊपर जाता है और तो वो उसे कोरोना तो है ही, मतलब कोई इन्फेक्शन है, 20 से ऊपर है तो केवल कोरोना ही में है। ऐसे ही डी डायमर का जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ऊपर यदि आ रहा है तो वो आदमी कोरोना ही में है और उसकी सीमा से, उसकी वैल्यू से पता चलता है तो उस व्यक्ति का क्या किया जाना चाहिए यदि सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा है। डीके जैन साहब ने अपने रिटायरमेंट पे एक बात कही थी कि मैंने जीवन भर अपने जीवन में कम खर्चे, कम मशीनरी और कम जांचों से के साथ इलाज करने की कोशिश की है। तो वो इस समय वो चीज सभी डॉक्टरों को लागू करने की जरूरत है कि कम से कम संसाधनों में इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। और ये जो डॉक्टर हैं लगातार इनके सानिध्य में रहने से जो जनता को पता चला है वो ये है कि आप अपनी यदि ऑक्सीजन चेक, हाँ, यदि आप अपनी ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं तो आप यदि 95 से नीचे ऑक्सीजन जाती है, 94 से नीचे ऑक्सीजन जाती है तो आप अलर्ट हो जाएं और डॉक्टर के आसपास घूमने लगे और डॉक्टर के संपर्क में रहें। और बार बार क्या है कि इतने लोग आ रहे हैं कि वो आप पे ध्यान नहीं दे सकते, आपको जाके उनसे दवाइयां लिखवाना पड़ेंगी और आपको जांचें करवाना पड़ेंगी। तो आप केवल यदि ऑक्सीजन पे व्यक्ति ध्यान देता है और इन बच्चे जो टेस्ट हैं इन पे ध्यान देता है, दूसरी बात अपने बीमार होने के दिन का ध्यान रखता है, क्योंकि यदि जिस दिन बुखार व्यक्ति को आता है तो अमूमन लोगों को जिनको हमला होता है निमोनिया का, चौथे दिन, 7वें दिन, 90 दिन होता है और यदि 90 दिन तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो 90 दिन वो निगेटिव हो जाता है अपने आप, तो वो संक्रमण दूसरे को भी नहीं कर सकता। तो हमें ये चाहिए, मैं लगातार लोगों को इस बारे में मदद करने की कोशिश करता हूं कि हर आदमी कैसे ही यदि वो बीमार हुआ है तो 9 दिन तक वो केवल अपनी ऑक्सीजन चेक करे और यदि वो ऑक्सीजन उसके नीचे नहीं गिरती और वो 97-98 बनी रहती है तो वो यदि कुछ भी नहीं खा रहा तो भी वो पॉजिटिव भी बना रहे तो भी वो ठीक होने वाला है। 95% लोग जो अपने आप ठीक हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि वे उस वायरस के टच में पहले से कहीं है, उनकी बॉडी इम्यून है और इस वजह से उन्हें कुछ नहीं हो रहा है। मेरी जो लड़की है उसको बुखार भी नहीं आया और वो पॉजिटिव आई, तो कई शरीरों में वो काम ही नहीं कर रहा है कोरोना। तो जिन लोगों को गंभीर होना है, केवल यदि उन्हें हम समय पे अलर्ट कर सकें, वे लोग समय पे अलर्ट हो सकें तो उन्हें कोई भी बीमारी हो, जैसे शुगर है, तो यदि शुगर अपने आप में एक इन्फेक्शन को बढ़ाने वाली चीज है, यदि आप अपना शुगर मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं और फिर आपको निमोनिया हो गया, आप बीपी मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं फिर आपको निमोनिया हो गया, तो आप पक्की बात है कि आप उलझ जाएंगे और सीरियस हो जाएंगे। तो डीके जैन साहब ने, विनोद भाई साहब देखिए, मैंने एक बड़ा, मैं आपको दोबारा से भी आऊंगा विनोद भाई साहब, मैं आपका दोबारा भी आ रहा हूँ, मैं आपका दोबारा आऊंगा। इस डिबेट का दूसरा जो बड़ा विषय था, हमने जो तय किया था, वो हमारे विक्रमजीत सिंह ढिल्लन साहब ने उस पर लिख भी दिया है कि पहली बार की कोरोना में और दूसरी बार में क्या अंतर है। दरअसल ये हरिओम भाई साहब के लिए उन्होंने प्रश्न दिया है और मैं भी उन्हीं से ये प्रश्न कर रहा था जब पहले बैठे हुए थे हम डिस्कस करने से पहले। तो भाई साहब, अब चूंकि आपने दोनों फेज देख लिए हैं, आप तो 2-2 बार निकल के आए हो, तो जनता ये समझना चाह रही है कि पहले फेज की तुलना में आज की जो स्थितियां वो किस तरह की हैं और इनमें आप क्या समानता और क्या असमानताएं देखते हैं, क्या चीजें बिल्कुल डिफरेंस है इनमें? नहीं, पहली बार जब मैं 7 दिन यहाँ अशोकनगर के उसमें कोरोना सेंटर में भर्ती, उनमें किसान और मजदूर इनकी संख्या लगभग ना के बराबर थी, लेकिन और युवा जरूर थे, लेकिन वो सब खाते पीते घरों के और मतलब एक तरह के कर्मचारी या व्यापारी या इस तरह हम ये कह सकते हैं शहरी क्षेत्र के लोग थे सबके सब जो है। लेकिन अब जो दूसरा जो चरण कोरोना का हम देख रहे हैं वो इस मायने में भयानक है कि उसकी पहुंच गांव तक पहुंची है
और इस तरह के जो मेहनतकश लोग थे, और कई युवा लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी आपने सुना होगा कि सीताराम येचुरी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, उनकी 35 साल की लड़की की डेथ कोरोना से। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, ये खबरें बेहद डराती हैं लोगों को। ऐसे डरावनी खबरें इससे पहले हमने नहीं सुनी थी, इतनी मतलब युवा लोगों की मौत। क्योंकि युवा लोगों की मौत हमेशा हमारी युवा लोगों के ऊपर कोई खतरा आएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश पर एक वो बहुत बड़ा खतरा है। तो उसकी भयावहता सब महसूस करते हैं, क्योंकि किसी के घर में भी यदि युवा व्यक्ति की मौत होती है तो वो बहुत दिनों तक पीछा करती है। मतलब तो ये चीजें, अब ये जो दूसरा चरण कोरोना का है, उसमें जो हम मतलब मौत का तांडव देख रहे हैं, वो ज्यादा भयानक और ज्यादा सघन है। और वो इतना सघन है कि वो डरा रहा है, और उसने जो डर की एक लहर पैदा की है, उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हर घर में हम देख रहे हैं। मैं ये डर और उसके मनोविज्ञान पर आप पे अलग से बात करूंगा, क्योंकि आप दोनों मेरे साथ में जो जुड़े हैं वो रंगकर्मी भी हैं, संस्कृति कर्मी भी हैं, और नाट्यकर्म से भी जुड़े रहे हैं, तो आपसे ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मैं कनौआ जी के पास जाऊं। कनौआ जी, कुछ और कमेंट्स आए हैं उसमें, जैसे अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा, जैसे मनोज ओझा लिख रहे हैं कि आपको किसी खाने की चीज में स्वाद नहीं आ रहा, या इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो आपके साथ ये सब चीजें हुई थी क्या? हाँ, मेरे साथ थोड़ा स्वाद भी चला गया था, और मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ऐसे जो खांसी उठती थी उस टाइम, जो कफ आता है, तो उसमें हल्का सा ब्लड आना चालू हो गया था। क्योंकि ये बात मैंने घर पे नहीं बताई, और वहां जाके मैं टेस्ट करा के और मैं एडमिट हो चुका था, तो वहां मुझे काफी रिलैक्स मिला। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, जो महामारी चल रही है वो अपना रंग तो पहले भी दिखा चुकी थी। जैसे मेरे मित्र डॉक्टर ढिल्लन जो है ना, उनको लंग्स में 75% इन्फेक्शन हो चुका था। वो तो हम सबका ईश्वर हमारे साथ था, तो हमारा मित्र हमारे साथ में है, और उनने वाकई में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लिया, बाहर से अपने मित्रों से सबसे पूछ के, तो आज हमारे साथ में है। और महामारी ने तो अपना प्रकोप पहले भी दिखा दिया था, क्योंकि अब वो ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। मतलब उसके पीछे ये लोग ये बता रहे हैं कि पिछली बार जो शुरुआत में टोटल लॉकडाउन लगा दिया था, उसके कारण लोग दूर दूर हो गए थे, और वो उतना व्यापक नहीं हो पाया था प्रसार उसका। मगर इस बार जो, देखिए एक और बड़ी बात, कल मेरे एक विदेश के मित्र हैं, वो मुझसे जब बात कर रहे थे तो वो बड़ी विचित्र बात ये बता रहे थे कि कोरोना में लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता, शर्तों के आधार पर कर्फ्यू जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि सीधी सी व्यवस्था ये है कि या तो पूरे देश को आप पॉजिटिव करो और उससे मुक्तार करो, या फिर किसी को पॉजिटिव मत होने दो। ये बीच की जो चीजें हैं उनको लेकर बड़ा भ्रम का स्थिति है, और तमाम सारी इसको लेकर बातें भी कही जा रही हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि हम आलोचना पर नहीं जा रहे इसमें। अभी प्रयास ये कर रहे हैं सकारात्मकता कैसे हो सकती है, लोगों को जागरूक कैसे किया जा सकता है। हरिओम भाई साहब, मैं आपको वहीं से दोबारा शुरू कर सकता हूँ। इसके जो मनोविज्ञान का विषय है या इसके जो डर का विषय है, जरा उस पर प्रकाश डाल दीजिए, क्योंकि आप दोनों से बड़ी उम्मीद है कि आप इस आंतरिक विषय है, जो अंतर्मन के विषय हैं, उन पर बात करेंगे, क्योंकि इस समय कोरोना से जूझने वाले लोगों को संबल की जरूरत है, आत्मशक्ति की जरूरत है, तो थोड़ा सा उस पर जरूर बताएं। ये आज एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, रायपुर में मेरे एक दोस्त हैं, तो उनसे, ये मेरी पत्नी जो है सीमा, उसको हल्का सा 99.5 बुखार आया, तो वो बहुत भयानक रूप से डर गई। और ये डर जो है, ये डर इतनी बुरी चीज है कि इससे कई बार कुछ ना भी हो आपको, तो वो एक अलग तरह के प्रभाव आपके भीतर पैदा करता है, और वो प्रभाव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो डर की जगह इसमें हमें एक तरह की वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है। वैज्ञानिक चेतना से मतलब चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा उनका ज्ञान अर्जित करें, उन लोगों की विशेषताओं को जानें, ना कि सिर्फ भयभीत हो जाएं। भयभीत होंगे तो आगे का जो रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। उस रास्ते के लिए और आपके साथ जो लोग हैं वे भी घबरा जाएंगे, और ये घबराहट पूरे देश में इस समय चल रही है। और ये जो मीडिया का जो रोल है इस समय, या अखबारों का जो रोल है, भले ही उनका रोल नकारात्मक नहीं है, वो तो सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन ये जो सूचनाएं आ रही हैं, ये सूचनाएं निश्चित रूप से लोगों को डरा रही हैं, और वो इतनी बुरी तरह से डरा रही हैं कि उस डर के चंगुल में आके कई बार एक तरह का मनोवैज्ञानिक कई विकृतियां लोगों के दिलो दिमाग में वो घर कर गई हैं, और वो एक स्थायी प्रभाव वो पूरी एक जनरेशन के ऊपर पड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि कल मैं अपनी लड़की से भी यही बात कह रहा था कि अगर ये दौर निकल जाएगा, उसके बाद तुम इसके बारे में किस तरह से सोचोगे, इसको कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा भय है जो हमेशा
के लिए आपकी स्मृति में दर्ज हो जाएगा, वो कभी मिटेगा नहीं। इसलिए ये है कि इससे लड़ने की जो ताकत है वो हासिल हमें करना चाहिए। इससे कैसे लड़ें और इस समय से हम कैसे बाहर आए, हमारे समाज को, हमारे घर परिवार को, हम हमारे शहर को कैसे इस डर से बाहर निकालने की कोशिश करें। इसमें जरूरी ये है कि वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है, ना कि भावनात्मकता से काम नहीं चलेगा। इसमें तो हमको चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, रोग के लक्षणों को समझना पड़ेगा और उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी की वैसी बात है। आपको लेकर एक और सवाल आया था कि रीपॉजिटिव आप कितने दिन बाद हुए थे? तो सितंबर में पहली बार हुए थे, इसके बाद फिर शायद दिसंबर में हुए, तो 3-4 महीने के बीच में। 6 दिसंबर को मेरा पहली बार क्या हुआ था, पहली बार में और दूसरी बार में ये अंतर था कि पहली बार मेरा ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं हुआ था, मतलब 96-97 आया था, लेकिन दूसरी बार मेरा ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंच गया था और मेरे फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया था, निमोनिया हो गया था मेरे 50% से ज्यादा, मतलब संक्रमण मेरे को हो चुका था और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 70 तक नीचे तक गिर गया था। तो वो ऑक्सीजन लगातार मेरे को लगा। विनोद भाई साहब से मेरा एक सवाल ये है, विनोद भाई साहब, आप पूरा वैज्ञानिक और तथ्यात्मक तौर पर ये बात कर रहे हैं। डर के मनोविज्ञान पर आपसे बात करने के पहले एक बड़ा विषय आपके बीच में रख रहा हूं कि अभी जो दौर है वो वायरस का दौर है, वायरल फीवर का दौर है। इसमें टाइफाइड या मलेरिया जैसी बहुत सारी दिक्कतें आम और सामान्य तौर पर लोगों को हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोरोना है भी, तब भी लोग ये सोच कर कि हमको कोरोना ना होकर ये दोनों चीजें हैं। तो अब आप क्या बताएंगे कि ऐसी स्थिति में हुआ, हालांकि ये प्रश्न डॉक्टर या विज्ञान से जुड़ा है, मगर क्योंकि आपका नजरिया उसी तरह का है, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर? आवाज आ रही है विनोद भाई साहब आपको? कन्हैया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आ रही है, आवाज आ रही है। मैं आपसे एक और चीज ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे सामाजिक तौर पर आपने वहां जब कोविड सेंटर में थे तब बड़ा काम किया और उसके बाहर निकलने के बाद भी आपने पुलिस वाले या दूसरे लोगों के लिए भी काम किया है। अब जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब होने वाली है और ज्यादा भयावह होने वाली है। तो चूंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी संस्था के आप अध्यक्ष हैं इस समय, तो क्या आज जो स्थितियां हैं और आगे जो खराब स्थितियां होंगी उसके लिए शहर और समाज तैयार है मदद के लिए? बिल्कुल तैयार है। जो जिस तरीके से पहले सब लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया था और उससे ज्यादा उत्साह के उसमें हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और पहले भी मिलजुल कर इस भयावह स्थिति को हमने पार लगा लिया था और इस बार भी सबकी कोशिश रहेगी एक दूसरे का सहयोग करके, और इसको अगर चैन इसकी तोड़ना है तो पूर्णतः लॉकडाउन तो लगाना पड़ेगा। ये मेरा मत है। क्या विनोद भाई साहब आप दोबारा सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, कुछ उनको साथ दिक्कत है। हरिओम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मेरे को तो आ रही है। तो अभी जो सवाल मैंने विनोद भाई साहब के लिए रखा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वही का वही सवाल कि अब लोग टाइफाइड और मलेरिया को लेकर तो आप इसको कैसे जो है बताएंगे कि मेरा सवाल ये है कि लोग इस समय टाइफाइड और मलेरिया को लेकर जो है ज्यादा परेशान है और कई बार इस वजह से कोरोना डिटेक्ट नहीं हो पा रहा कि वो उसको वो लगा रहे हैं, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इस बात को लेके तो इस बात की व्याख्या तो कोई डॉक्टर ही बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन ये है कि इसमें अगर किसी भी तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, तो मैंने पहले भी ये बात कही कि तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे ये बात पता चल जाए कि हमको कोरोना नहीं है। तो उसके बाद फिर दूसरा कुछ जो भी रोग हो उसका इलाज अलग से हो, क्योंकि कई सारे रोग मिलके एक मतलब भय तो पैदा हो ही जाता है ना, जैसे ही बुखार आता है कि कोरोना तो नहीं हो। तो उससे निपटने की जरूरी पहले टेस्ट करा के देखें कि ये वास्तविक स्थिति क्या है। तो वास्तविक स्थिति से परिचित अपन हो जाएंगे तो तब अच्छे से इलाज हो पाएगा दूसरे रोग का, चाहे वो मलेरिया हो कोई और हो रोग। चलिए, तो ये आधा घंटे की परिचर्चा सिर्फ इस वजह से थी कि डर का जो मनोविज्ञान है वो लोगों के बीच से हट सके और इसको लेकर जो भयावहता इस समय है पिछली बार की तुलना में, तो उसका तुलनात्मक विवरण भी लोगों के सामने आ सके। आप वो तीनों लोग थे जिन्होंने पहले दौर की जो है जंग को बहुत गंभीरता से लड़ा था और उसके अच्छे परिणाम निकाल के आप सामने आए थे।
तो एक आइडियल कंडीशन में आप लोग बाहर निकल कर आए थे, और आज समाज को या लोगों को ये बहुत ज्यादा जरूरत है, जब सभी तरफ से नकारात्मकताएं आ रही है, सभी तरफ से दिक्कतें हो रही है, तब ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है कि आखिर इससे पार पाने की कहानी है क्या है, कैसे हम जो है संक्रमित होने के बाद भी अपने आप से बच सकते हैं। तो आप तीनों बुद्धिजीवी स्तर के लोग हैं, सामाजिक तौर पर काम करने वाले लोग हैं। अगर हरिओम राजौरिया जी मुझे सुन रहे हैं तो आखिरी में जाते जाते कोई कविता अगर आपने इस पे लिखी हो, आप लिखते रहते हैं, तो चाहूंगा अगर नहीं नहीं याद आ रही लिखी हो तो तो आप सुना। नहीं नहीं कविताएं तो बहुत लिखी हैं, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ सकता क्योंकि पहले से मैं जी उसको लेके बिना स्क्रिप्ट के नहीं पढ़ सकता। चलिए, तो अगली बार फिर हम आपकी एक कविता के साथ में आएंगे। विनोद भाई साहब किसी कारण से बीच में नहीं जुड़ पाए, दोबारा से टूट गए उनका संग। तो आज के लिए इतना ही, और अभी आप लोग जुड़े मुझे उसके लिए मैं तीनों मेहमानों बहुत का, देर से कोई भी आवाज आ नहीं रही है। आप अपनी बात रख सकते हैं। असली में मैं आखिरी प्रश्न एक छोड़ के आपके पास चला गया था, अगर आप चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं हम। फिर आपकी आवाज में कोई दिक्कत है, शायद नेटवर्क की परेशानी हो सकती है, मगर आज के इस आधे घंटे की चर्चा को सार्थक बनाने के लिए और मुझसे मेरे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बीच नहीं, बीच में अब आ फिर रही आते रहेंगे। अब आ रही है। आप अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हेलो, आ रही है, अब आवाज आ रही है। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि लोग आज मलेरिया और दूसरी टाइफाइड जैसी हेलो। बीमारियों के कारण जो है कोरोना से बचना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब इसमें इन सब चीजों को कोलिब्रेट ना करके अलग अलग तरीके से जो है वैज्ञानिक आधार पे या जांच के जो स्तर पर जो है चीजों को जो है पड़ताल में या जांच में लाना चाहिए? अब आपकी आवाज बंद हुई है। ये मेरी आवाज यदि आ रही हो तो ये है कि जिन लोगों का कोविड पॉजिटिव होता है उनके लिए जो कार्ड से जांच की जाती है टाइफाइड की, वो भी पॉजिटिव आता है। तो उस भ्रम में कई लोग क्या है, टाइफाइड का इलाज कराते रहते हैं। और टाइफाइड का इलाज भी यदि ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि जिनको कोरोना में कुछ नहीं होना, उन्हें तो टाइफाइड का इलाज फायदा ही करता है। पर जिनको जिनको निमोनिया में जाना है उन्हें उससे प्रॉब्लम होती है। इसलिए मुख्य बात यह है कि ये हमें जांचने की जरूरत है कि यदि हमारा टेस्ट चला गया है तो हमारे लिए जीभ का कोरोना है, यदि हमें उल्टी दस्त हो रहे हैं तो हमें पेट का कोरोना है, यदि हमें स्वाद नहीं आ रहा है तो हमें मुंह का कोरोना है, और यदि हमें रैसेज आ गए हैं, खुजली हो रही है तो हमें खाल का कोरोना है। तो केवल जो बात है वो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, फेफड़ा है, उस पर यदि आपका कोरोना नहीं जा रहा तो आप सुरक्षित हैं, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसलिए मूल बात यह है कि यदि हम अपनी ऑक्सीजन देखते हैं, अपना सीआरपी टेस्ट देखते हैं, अपना डी डायमर देखते हैं, और आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, सुविधा है, तो आप अपना सीटी स्कैन कराते हैं, तो ये सब चीजें आपको बहुत बारीकी से क्लियर हो जाएंगी। पर हमारे यहाँ इस बात में अच्छी बात है कि हमारे डॉक्टर बिना इन जांचों के भी व्यक्ति को पूरी तरह से संभाल सकते हैं। क्योंकि मेरी पत्नी का उदाहरण मौजूद है कि क्रिटिकल जो शुगर पेशेंट होने के बावजूद उसको पूरी तरह से अशोकनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही वो ठीक हुई, और उसमें डीके जैन साहब की लगातार मदद रही। तो मेरा कुल मतलब ये है कि यदि हम इस बात के लिए लोगों को एजुकेट करें कि लोग इससे डरे नहीं, और जो लोग पेशेंट हैं उनके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वे पानी बहुत पिए, कम से कम 5-6 लीटर पानी पिए, तो उससे उनकी दवाओं का जो प्रभाव है वो भी बॉडी से बाहर जाएगा। धूप में बैठे आधा 1 घंटे, और विटामिन सी का ओवरडोज, विदेशों में इंजेक्शन से भी विटामिन सी दिया जा रहा है, ओवरडोज दिया जा रहा है। तो जो लिम्सी टेबलेट वगैरह है उनको यदि 2-4 ज्यादा भी खा लेते हैं, संतरे 10-20 2-4 ज्यादा खा लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। और बचा जो जब निमोनिया पे बात जाती है तो ब्लड थिनर की जरूरत है या स्टेरॉइड की जरूरत है तो वो डॉक्टर करेंगे। परंतु ये है कि इन सावधानियों की बहुत जरूरत है, और 90 दिन के बाद कोरोना बॉडी में रहता नहीं है, ये बात सही है। पर 9 दिन जो नुकसान बॉडी में आपके कर दिया है कोरोना ने, उस नुकसान के आधार पर अगले नुकसान आपको हो सकते हैं, वो हार्ट फेल वगैरह के हो सकते हैं। तो यदि आपको बीपी रहता है, आपको शुगर रहती है, तो आप लगातार डॉक्टर के टच में रहें। और इसलिए लगातार जिन लोगों को बीपी है और जिन लोगों का ब्लड में समस्या है, तो उनको लगातार इकोस्प्रिन जैसी टेबलेट लगातार डीके जैन साहब वगैरह दे रहे हैं 3-3 महीने तक, कि उनको दोबारा से इस बीमारी के बाद हार्ट अटैक वगैरह नहीं हो जाए। तो ये तरह की यदि सावधानियां रखी जाती हैं तो मूल समस्या है कि इससे डेथ नहीं हो। और यदि ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, जीवन बहुमूल्य है और उसे बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
और सब अपनी अपनी तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैं अपनी तरह की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। मैं मीडिया का एक ऐसा व्यक्ति था जो अलग अलग माध्यमों से अलग अलग आयामों में काम कर रहा था, मगर बीते कुछ दिनों से जब से लगा कि शहर को ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, तो मैं सोशल मीडिया पर आ चुका हूँ। मैं फेसबुक पर इस तरह से दो दो तीन तीन लोगों को जोड़कर आपके बीच में आता रहता हूँ। कल मैंने अशोकनगर जिले के जो कोरोना के प्रभारी मंत्री और विधायक जसपाल सिंह जी, उन दोनों के साथ में एक डिबेट की थी। उनके द्वारा जो चीजें की जा रही थी उनको रखा था। उसके पहले साड़ौरा क्षेत्र में जो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, उसके पॉजिटिव लोग जो अब संघर्ष में बाहर आ गए, उनको लेकर आया था। अब मैं आप सहित तो सभी लोगों से, जो हमारे दर्शक हैं या जो देख रहे हैं, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि मानवता के हित में और लोगों को जागरूक करने के हित में सिर्फ इस वजह से शेयर कर दीजिए कि शायद लोगों को या एक लोग को भी इससे जो है फायदा हो सके। विनोद जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, हरिओम जी की बात है, मोटिवेशनल है। खुद श्याम कनौआ जी ने कुछ ऐसी चीजें करके लोगों के बीच में बताई हैं कि वो आदर्श स्थापित कर पाए कोरोना मरीज के तौर पर। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप मुझे भी सलाह और सुझाव देती रहिए कि क्या मुझे करना चाहिए, कौन कौन लोगों को लेकर आना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को और लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए। आप इसको खूब प्रसारित कीजिए, खूब प्रचारित कीजिए, क्योंकि इत्र सी खुशबू अगर महकती रहेंगी तो ये समाज भी इसी तरह का महकता रहेगा। और एक आखिरी सवाल के साथ या आखिरी निवेदन के साथ मैं जा रहा हूँ कि कोरोना का ये संकट लगातार बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए, दूर दूर रहिए, मास्क लगाइए, घर रहिए। फिर आपके साथ मिलूंगा किन्हीं मेहमानों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।